जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों आज नया महीना दिसंबर, लास्ट महीना 2022 का। तो 1 दिसंबर को हम 4 इश्यूज डिस्कस करेंगे। चारों के चारों इश्यूज आपके स्क्रीन पे आपके सामने हैं। एक आर्टिकल, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो जैसे आप जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी जो भारत को मिली है, तो हमारा स्लोगन G20 की प्रेसिडेंसी का ये है, और ये आर्टिकल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। और ये आर्टिकल जो है कई सारे न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुआ है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर एक आर्टिकल आईआर से संबंधित है। एम.के. नारायण जी, जो कि हमारे फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा है अंडरस्टैंडिंग द चाइना पजल। क्या इस आर्टिकल में मैसेज वो इंडिया के लिए देना चाह रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर एक आर्टिकल यहाँ पे मैल न्यूट्रिशन से संबंधित हम बात करेंगे, फूड फोर्टिफिकेशन की बात करेंगे। ये आर्टिकल भी हिंदू में आया है। और लास्ट में आर्टिकल जो है टुवर्ड्स अ रोबस्ट ट्रायम्विरेट, यानी कि ट्रायम्विरेट मींस अ ग्रुप ऑफ 3 मेन, अ ग्रुप ऑफ स्ट्रॉन्ग 3 पीपल। इसके बारे में हम बात करेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन एंड जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, यानी कि CEC प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, दे मेक दिस स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ रोबस्ट ट्रायम्विरेट। इसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नाउ देखिए दोस्तों, अभी तक तो G20 प्रेसिडेंसीज जिन जिन देशों को मिली हैं, उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप के अंडर काफ़ी ऐसी बातें करी गई हैं जो कि शायद क्लाइमेट चेंज से ओरिएंटेड नहीं है, टेररिज्म से ओरिएंटेड नहीं है। जैसे कि अभी पीछे अगर हम G20 मीटिंग्स में देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके बहुत सारी बात करी गई थी, ग्लोबल अर्थव्यवस्था को लेके बातचीत करी गई थी, इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेके बातचीत करी गई थी। वो बातें आगे भी होंगी, इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर भी होंगी, लेकिन आज के टाइम पे और बड़े इमर्जिंग मुद्दे आ चुके हैं जिनके ऊपर एक गंभीर तरीके से विचार करना और बातचीत करना बहुत जरूरी है। जैसे अब क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। रोज ही क्लाइमेट चेंज को लेके बातें आती रहती हैं, और जो हमारा स्लोगन है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का, ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसी दिशा के टुवर्ड्स ओरिएंटेड है जहां पे हम दुनिया को थोड़ा लिवेबल बना सकें। ना दुनिया में ज्यादा लड़ाइयां हो, ना ज्यादा कंफ्लिक्ट हो। याद होगा आपको, शंघाई कोऑपरेशन के समिट में मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन को कहा था कि ये जमाना लड़ाई का नहीं है, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो ये जो मुद्दे हैं, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, क्लाइमेट चेंज, द वॉर इन यूक्रेन, कैसे पीस एंड स्टेबिलिटी एंड हार्मनी रिस्टोर करी जा सकती है दुनिया भर में, ये सब जो चीजें हैं ज्यादा टॉप प्रायोरिटी भी रहेगी इंडिया के लिए। देखिए अब एक माइंडसेट की बात आती है। देखिए हम जितना मर्जी कमा रहे हो, हमेशा हमको लगेगा पैसा जितना भी जेब में हो हमेशा कम लगता है। हम अपने माइंडसेट को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस बात का हम इतिहास गवाह है। सिविलाइजेशन की भी अगर हम बात करें, सिविलाइजेशन को स्टडी करके देखें, ह्यूमन सिविलाइजेशन को, हमेशा से लड़ाई किसके लिए हुई है? रिसोर्सेज के लिए हुई है। हर एक देश को लगता है कि मेरे पास कम रिसोर्सेज है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रशिया है, कोई भी देश हो। हमेशा से ह्यूमन सिविलाइजेशन को उठा के देखें, 5000 सालों में कितने सारे कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, कितना कंपटीशन हुआ है, कितना कन्फ्रंटेशन हुआ है। लड़ाई किसके लिए हुई है? रिसोर्सेज के ऊपर। हर किसी को लगता है कि मेरे पास रिसोर्सेज कम है, उसके रिसोर्सेज भी मैं हड़प लूं। तो क्या हम इस माइंडसेट को क्या बदल पाएंगे अपनी इस प्रेसिडेंसी के चलते? अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम इस तरह के माइंडसेट में रहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पैंडेमिक आया तो वैक्सीन्स को लेके बहुत हंगामा हुआ। अमीर देश जो थे, विकसित देश जो थे, वो वैक्सीन्स को होल्ड कर रहे थे, जबकि उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी कि जो गरीब देश हैं, जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते वैक्सीनेशन प्रोसेस को, कि उनको भी फ्री में वैक्सीन्स बांटी जाए। लेकिन अमीर देशों ने पहले अपने लोगों को वैक्सीनेट करना सोचा, यानी कि बात यहाँ पे अपने स्वार्थ की आ गई, अपने सेल्फिश नीड्स की आ गई। ठीक है, अब चाहे आज के टाइम पे चलो हम रशिया को, अभी हम ये पूरे लड़ाई में, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में, हमने रशिया को कंडेम नहीं करा, हमने कोई अमेरिकन स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशंस को सपोर्ट नहीं करा, लेकिन एट द सेम टाइम हमने बोला है कि भी रशिया और यूक्रेन डिप्लोमेटिकली इस मुद्दे को सॉल्व करें। लेकिन जैसे रशिया आज के टाइम पे यूरोप की मजबूरी का फायदा उठाना चाह रहा है, और रशिया गैस नहीं सप्लाई कर रहा है यूरोप को, बदला ले रहा है कि भी आपने मेरे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं तो आप कहीं और से गैस अरेंज करके देखो, मैं भी देखता हूं कि आने वाली सर्दी में आप कैसे गुजारा करोगे बिना गैस के। तो ये सब क्या है? कहीं ना कहीं ये स्वार्थ नहीं है? तो मोदी जी यहाँ पे इस बात को एम्फोसाइज कर रहे हैं कि हम चाहेंगे, भारत चाहेगा कि हमारी प्रेसिडेंसी के चलते ये जो माइंडसेट शिफ्ट है लोगों में और देशों में आ सके, और लोग, और ये जो बड़े बड़े देश हैं, इनके जो लीडर्स हैं, वो भी ये माइंडसेट चेंज अपने लोगों में लेके आ सके। देखिए हमारा, जहां तक हम अपनी सभ्यता की बात करें, हमारा क्या मानना है, कोई भी चीज हो, चाहे वो लिविंग है, वो नॉन लिविंग है, हर एक चीज में कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है, कुदरत एग्जिस्ट करती है। हर एक चीज, कोई छोटी से छोटी चीज हो, चाहे वो कोई बड़े से बड़ी चीज हो, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो पंच तत्व हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, ये एग्जिस्ट करते हैं। और इस सब के बीच में एक अमन शांति होना, हार्मनी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
हार्मनी अपने अंदर होना और हमारी कम्युनिटी में भी एक साथ होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिविंग बींग्स हो चाहे नॉन लिविंग बींग्स हो, चाहे हम अपनी हार्मनी की बात करें विद इन द कम्युनिटी, विद इन द नेबरहुड, विद इन द स्टेट, या हम हार्मनी की बात करें विद द एनवायरनमेंट, विद द इकोसिस्टम, इन चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो हम सेल्फलेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो बात अगेन आ जाती है कि हम सभी को एक मानते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की बात आती है, दैट ये दुनिया क्या है, ये दुनिया एक परिवार है, ठीक है। अब ये केवल महज एक स्लोगन नहीं है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर केवल एक स्लोगन नहीं है। जो रीसेंट चेंजेस हुए हैं ह्यूमन सर्कमस्टांसेस में, ह्यूमन अभी जो सिविलाइजेशन में जो रीसेंट चेंजेस आए हैं, जिसको शायद हम कलेक्टिवली अप्रिशिएट नहीं कर पाए हैं, उसको अब अप्रिशिएट करने का मौका है। आज हमारे पास वो तौर तरीके हैं, रिसोर्सेज हैं कि हम लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। आज मतलब वो पुराने जमाने की अब वो पुराने जमाने की तरह हमको लड़ने की जरूरत नहीं है लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वी डोंट नीड टू फाइट फॉर आवर सर्वाइवल, हम कर सकते हैं सर्वाइवल अपना। और जैसे कि यहाँ पे मोदी जी फिर एक बात कह रहे हैं दैट हमारा जो जमाना है, 21वीं सदी का जो जमाना है, ये लड़ाई का जमाना नहीं है। 20th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में लड़ाइयां हुई होंगी। अभी का जो जमाना है ये लड़ाई का नहीं है। ये बात अगेन मैं रिपीट करूंगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भी मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन को कही थी, एकता दिखाने का समय है। फिर हम बात करें लोकतंत्र की। देखिए, अब लोकतंत्र के बारे हमको अंग्रेज क्या पाठ सिखाना चाहते थे? क्या अंग्रेजों को लगता है कि डेमोक्रेसी उन्होंने हमको दी है? क्या अंग्रेजों को लगता है कि लोकतंत्र के बारे उन्होंने हमको समझाया है? जी नहीं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हमको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। और लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस की बात करें, ये तो हमारे डीएनए में ही रन करता है। हमारे इतिहास में, अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, तो कोई भी जो फैसले लिए गए हैं वो किसी डिक्टेट के बलबूते पे नहीं लिए गए हैं, ठीक है। सबकी आवाज को सुना गया है। हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लगभग 20-25% जो दुनिया की आबादी है वो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, जहां पे कितने धर्म लोग फॉलो करते हैं, कितनी भाषाएं लोग बोलते हैं, ठीक है। हम डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये कहना कि अंग्रेजों ने हमको लोकतंत्र का तरीका सिखाया है, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन सिखाए हैं, तो वो बात गलत होगी। एजेंडा क्या है हमारी प्रेसिडेंसी के चलते? एजेंडा ये है दैट हम प्रमोट करना चाहेंगे हार्मनी विद इन द ह्यूमन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम के मैसेज को हम स्प्रेड करना चाहेंगे। और जैसे अभी ये देख रहे हैं कि भाई अभी रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो, पैंडेमिक हो, तो सप्लाई साइड इश्यूज आ जाते हैं। काफ़ी सारे कंट्रीज़ को, इजिप्ट को और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को वीट सप्लाईज नहीं आ रहे थे बिकॉज यूक्रेन से वीट एक्सपोर्ट होता है। या रशिया ने अभी जो ड्रामा लगाया हुआ है कि जी मैं गैस यूरोप को नहीं एक्सपोर्ट करूंगा। तो कैसे आने वाले समय में भी डिजास्टर्स हो सकते हैं, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो सकते हैं, लेकिन कैसे हम इंसुलेट कर सकते हैं सप्लाई चेन इश्यूज को फ्रॉम दिस जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये हमारा एक मेन मोटिव रहेगा, एक मेन एजेंडा रहेगा हमारी प्रेसिडेंसी के चलते, इंडिया की प्रेसिडेंसी के चलते, कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, कहीं पे भी लड़ाई हो रही है, वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एलिविएट ना करें, यानी कि ह्यूमन सफरिंग को और इंक्रीज ना करें। For imbuing hope in our future generations, we will encourage an honest conversation among the most powerful countries। तो यहाँ पे दोस्तों बात करी गई है कि डायलॉग का जो ट्रेडिशन है, जो डिप्लोमेटिक और डायलॉग का जो ट्रेडिशन है, उसको हम ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और कैसे एक ऑनेस्ट तरीके से हम बातचीत कर सकते हैं, चाहे बड़े देश हों चाहे छोटे देश हों, लेकिन जो मुद्दे हैं जो दुनिया को तंग कर रहे हैं वो सभी को बराबर से इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। अभी डी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। तो यहाँ पे इस करके बातचीत करना और अपने मुद्दों को, अपनी समस्याओं को बातचीत के तौर तरीके से सुलझाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, उसके बाद दोस्तों आर्टिकल जो है, पार्टी कांग्रेस ओवर अंडरस्टैंडिंग द चाइना पजल। नाउ एज यू माइट बी नोइंग, अक्टूबर 2022 में 20th कांग्रेस मीटिंग हुई थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, और इसको लेके बहुत चर्चा भी करी गई थी। और अब अगेन आज के टाइम पे कहा जाता है वेस्टर्न मीडिया में, और इनफैक्ट हमको पता है वेस्टर्न मीडिया हो या इंडियन मीडिया हो, हमको इस बात के बारे में पता है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, ही इज़ हेयर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। और चाइना को पूरी दुनिया ही बहुत ज़्यादा गंभीरता से देख रही है, वॉच कर रही है। और चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं, मस्कुलर एग्रेशन कहिए, उसका नेवल डोमिनेंस कहिए, वो बढ़ता ही जा रहा है। अब हर कोई देखना चाहता है कि आने वाले समय में, आने वाले 15-20 सालों में चाइना की स्थिति क्या होगी। अभी न्यूज़पेपर में आज रिपोर्ट आई थी, पेंटागन की रिपोर्ट ये कहती है, पेंटागन की रिपोर्ट बताती है कि आने वाले 10-15 सालों में चाइना 1500 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने पास रखेगा। चाइना के पास 1500 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे।
तो अब अगेन, अब चाहे वो इंडो पैसिफिक की बात करें, इंडो पैसिफिक एक बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट एक मुद्दा बना हुआ है पिछले 2 सालों से, ठीक है। जियो पोलिटिकल टेंशन इंडो पैसिफिक में भी हैं। अभी तो चलो ध्यान पूरी दुनिया का यूरोप में है, लेकिन इंडो पैसिफिक भी एक इमर्जिंग हॉटस्पॉट है एज फार एज जियो पोलिटिकल टेंशन इज कंसर्न, ठीक है। अब इसके साथ इस पर्टिकुलर मीटिंग पे जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जो मीटिंग हुई थी, 20th कांग्रेस जो मीटिंग हुई थी, यहाँ पे जी जिनपिंग ने वार्न किया कि भी आने वाले समय में काफी डेंजरस टाइम्स आ सकते हैं और किसी भी किस्म की एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ताइवान में। तो चाइना बहुत क्लियर है इस बात को लेके कि भाई ये वन चाइना है, वन चाइना पॉलिसी है। ताइवान चाइना से, मेनलैंड चाइना से अलग नहीं है। याद होगा आपको, इस साल की बात है, जुलाई अगस्त की बात है, जब नांसी पेलोसी जो कि स्पीकर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, जब वो ताइवान आए थे तो काफ़ी इस बात को जी जिनपिंग ने अच्छी तरह से अप्रिशिएट नहीं किया था। काफ़ी हमने देखा कि टेंशन्स हो गई थी ताइवान स्ट्रेट में। चाइना ने अपनी नेवी को, अपनी एयरफोर्स को भी मोबिलाइज किया था और जी जिनपिंग इस बात को लेकर बहुत क्लियर है, भाई हम अखंड चाइना की जो बात जी जिनपिंग करते हैं कि भाई वी वोंट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ न्यूसेंस और इंटरफेरेंस एज फार एज द मैटर्स ऑफ ताइवान इज कंसर्न। और अब इसके चलते, क्योंकि इंडो पैसिफिक में काफ़ी हम वोलेटिलिटी और टेंशन्स देख रहे हैं, यूक्रेन में भी लड़ाई देख रहे हैं, तो इसके चलते बहुत सारे देश हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है, जिनको अपनी सिक्योरिटी की टेंशन है, उनको खतरा है चाइना से। और जापान जो कि बहुत 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत शांति में रहा है, बहुत पीसफुल रहा है, ज़्यादा मिलिट्री एग्रेशन के टुवर्ड्स नहीं बढ़ा है, ज़्यादा प्रोवोकेशन नहीं की है जापान ने। आज जापान भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है। जापान ये कह रहा है कि हम अपने डिफेंस बजट को डबल करेंगे टू 2% ऑफ इट्स जीडीपी अपनी सिक्योरिटी के लिए। दैट व्हाट इफ दैट वी डोंट ट्रस्ट चाइना, कि व्हाट इफ कल को चाइना भी कुछ ऐसा जापान के ऊपर या वियतनाम के ऊपर या ताइवान के ऊपर या साउथ कोरिया के ऊपर करने का सोचे, जैसे रशिया ने किया है यूक्रेन के ऊपर। अब जी जिनपिंग के लिए सबसे बड़ी दुविधा क्या है? जी जिनपिंग को इस बात की चिंता भी बहुत ज्यादा सता रही है कि कहीं चाइना का वो हाल ना हो, कम्युनिस्ट चाइना का वो हाल ना हो जो कि लेट 80s में और अर्ली 90s में सोवियत यूनियन का हुआ था। कि जो आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म की, वो सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट हुआ ही हुआ, लेकिन जो आइडियोलॉजी थी, जो प्रिंसिपल्स थे कम्युनिज्म के, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ब्लर्ड हो गए थे सोवियत यूनियन में। तो चाइना ये कह रहा है, जी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ये जो आइडियाज हैं, ये जो आइडियोलॉजीज हैं, ये भी डाइल्यूट हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और उनको इस बात का फियर है कि वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करने की, खास करके उन देशों को जहां पे चाइना की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, कि कैसे चाइना से उनको थोड़ा इंसुलेट किया जा सके इन देशों को। एक डिफरेंस आ जाता है कि सोवियत यूनियन जो था इकोनॉमिकली इतना बड़ा सुपर पावर नहीं था जितना चाइना आज के टाइम पे इकोनॉमिक सुपर पावर है। देखिए, सोवियत आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस था ईस्टर्न यूरोप में, सेंट्रल एशिया में, लेकिन चाइना की आइडियोलॉजी का कम, लेकिन उसके इकोनॉमिक हेफ्ट का ज्यादा इन्फ्लुएंस है बहुत सारे देशों में, सेंट्रल एशिया हो, ईस्ट यूरोप हो। हम वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट की बात करते हैं, सीपैक है, सीमैक है, ठीक है, ये सब बातें आती हैं। लेकिन जी जिनपिंग को इस बात की चिंता है कि हमारा भी वो हशर ना हो जो कि सोवियत यूनियन का हुआ था, कि डिसइंटीग्रेशन ना हो, ठीक है, आइडियोलॉजिकल डिविजन्स ना हो चाइना में। अभी हम देख रहे हैं कि चाइना में, देखिए, बहुत रेयर होता है, चाइना में बहुत बड़े बड़े शहरों में प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो जीरो कोविड पॉलिसी के चलते, बहुत एक रेयर बात है। लास्ट ऐसा हंगामा, लास्ट ऐसा सिविल सोसाइटी के द्वारा प्रोटेस्ट 1989 में देखने को मिला था, जो तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट था। अब 33-34 साल के बाद ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जी जिनपिंग को इस बात की चिंता है कि जो सिविल सोसाइटी है, वैसे तो सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है चाइना में, लेकिन जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है, कहीं उनको वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न एनजीओज या वेस्टर्न पावर्स इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें, ताकि कैसे चाइनीज सोसाइटी में फूट डाली जा सके। नाउ गेटिंग द प्रायोरिटीज राइट, इफ दिस रीडिंग इज करेक्ट, एम के नारायणन कहते हैं, तो जो प्रायोरिटी है जी जिनपिंग के लिए और उनकी पार्टी के लिए एट प्रेजेंट इज नॉट एम्बार्किंग ऑन न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। एम के नारायणन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि जी जिनपिंग के लिए प्रायोरिटी नई टेरिटरीज एक्वायर करना या एग्जिस्टिंग टेरिटरीज को डिफेंड करना शायद इतना नहीं है जितना आइडियोलॉजी को अपहोल्ड करना है, ठीक है। तो इस बात को लेकर जी जिनपिंग बहुत क्लियर है। देयर इज मोर ओवर नो हार्ड एविडेंस। देखो, अब यहां पे आर्टिकल में एम के नारायणन ये बात बोल रहे हो, ऑल दो मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, बिकॉज आज न्यूज में एक और रिपोर्ट आई है जहां पे पेंटागन की रिपोर्ट ये बताती है दैट बाय 2035 चाइना विल हैव 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। एम के नारायणन ये कहते हैं कि कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि चाइना इज अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स जिसके चलते चाइना एक जस्ट वर्ल्ड के टुवर्ड्स, यानी कि यहाँ पे आर्टिकल में ये बात कह रहे हैं कि कोई क्लियर एविडेंस नहीं है जो कि ये बात का प्रूफ कर सके कि चाइना अपनी पावर का मिसयूज करके जियोपॉलिटिक्स को चेंज करना चाहता है या कोर्स ऑफ द हिस्ट्री को चेंज करना चाहता है, ठीक है। चाइना असर्टिव है, ये बात को तो हम नहीं इग्नोर कर सकते, ये बात सही है,
लेकिन एम के नारायण कहते हैं कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि चाइना अपने असर्शन को या अपनी पावर को मिसयूज करके कोर्स ऑफ द हिस्ट्री को बदले। व्हाट दिस मीन्स, तो चाइना मे वांट टू असेस द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस। चाइना को प्रोवोक डेफिनेटली काफी किया जा रहा है, चाइना काफी वोकल, चाइना ने बहुत ज्यादा अगेंस्ट भी इस बात के बोला है, अगेंस्ट द ग्रुपिंग ऑफ क्वाड, अगेंस्ट ऑकस। इनफैक्ट अभी ये जो पेंटागन की रिपोर्ट आई है तो उसमें पासिंग बाय एक और एक चीज मेंशन थी कि चाइना को ये बात भी नहीं पसंद कि यूएसए, अमेरिका इतनी दखलंदाजी क्यों देता है भारत और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो टेंशंस होते हैं। चाइना का ये कहना है कि हम दोनों यानी कि भारत और चाइना दोनों अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, अमेरिका की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन चाइना जो कि प्रोवोक फील कर रहा है, लेकिन चाइना इतना रिएक्टिव नहीं होना चाहता। यानी कि एक फर्क होता है ना रिएक्शन देने में, आप बहुत इंपल्सिव तरीके से रिएक्शन देते हैं और एक आप रिस्पॉन्ड करते हैं। तो चाइना रिस्पॉन्ड करना चाहता है, रिएक्टिव नहीं होना चाहता, चाहे वो क्वाड की बात करें, चाहे वो ऑकस की बात करें, चाहे जितना मर्जी चाइना को ये एंटिटीज इरिटेट कर रही हो, लेकिन चाइना बहुत केयरफुली सिचुएशन को असेस करके कुछ रिएक्शन देगा, रिस्पॉन्ड करेगा शालबी से टुवर्ड्स दीज काइंड ऑफ ग्रुपिंग्स व्हिच आर मेड टू कंटेन चाइना। देखिए अब इस बात का भी हम खास ख्याल रखें कि चाइना को हमने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, चाइना को ओवर एस्टिमेट नहीं करना। याद करें कि लेट 1950s में नेहरू जी ने भी चाइना को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई, के भी इंडिया और चाइना तो भाई भाई हैं, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन लड़ाई हुई 1962 में। ठीक है, वेस्टर्न देशों की बात करें, चलो अमेरिका और चाइना के बीच में तो कन्फ्लिक्ट नहीं था 50-60s में। इनफैक्ट अगर हम हिस्ट्री अगर हम पढ़ें, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ें, तो इनफैक्ट चाइना वॉज मोर क्लोजर टू अमेरिका एज कंपेयर टू द सोवियत यूनियन। ठीक है, बट नेवरदलेस अभी जो स्थितियां थी 20th सेंचुरी में और जो स्थिति 21st सेंचुरी में, जो सर्कमस्टांसेस हैं वो डिफरेंट हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली चाहे हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, चाहे हम भारत की बात करें, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हमको अपनी पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना डिजाइन करनी है। इंडिया के लिए क्या मैसेज है? एक बहुत सीरियस मैसेज इंडिया के लिए है। ठीक है, यहां पे एम के नारायण कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन इंडिया इन्फ्लुएंस ना हो वेस्टर्न मीडिया के चक्कर में आके, अमेरिका के चक्कर में आके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चाइना हमारा नेबर है। तो हो सकता है कि हम इन्फ्लुएंस्ड हो या हम प्रोवोक्ड फील करें बिकॉज ऑफ चाइनाज एक्शंस। नाउ ये बात को भी हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं कि डेफिनेटली बॉर्डर इंकर्जन्स हो रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल से LAC पे भी काफी टेंशंस बने हुए थे, और ये जो इंकर्जन्स हो रही हैं रैंडम नहीं है, ये प्लान्ड है चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा। लेकिन एम के नारायण ये बात कह रहे हैं कि इस तरह के टेंशंस इंडिया और चाइना के बीच में अभी भी हैं, आगे भी आते रहेंगे, लेकिन कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि ये एक फुल फ्लेजेड वॉर में कन्वर्ट हो। एक मैसेज एम के नारायण ये देना चाह रहे हैं कि कहीं अमेरिका इंडिया को यूज तो नहीं कर रहा अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को मीट करने के लिए विज़-अ-वी चाइना। तो यहां पे दोस्तों एक बात और आती है कि चाइना को ना ये बात बहुत खटकती है आंखों में कि इंडिया अमेरिका के नजदीक क्यों जा रहा है। अब देखिए ये हमारी मर्जी है, यहां पे हम चाइना को खुश रखने के लिए, चाइना को प्लीज करने के लिए किसी चाइना के चाहते देश के साथ दोस्ती या दुश्मनी तो नहीं कर सकते हैं, वो हमारी खुद की अपनी ऑटोनॉमी है। लेकिन ये बात जरूर है, चाइना की आंखों में ये बात रड़क रही है कि भाई भारत और अमेरिका क्यों इतने अच्छे दोस्त बने हुए हैं। लेकिन जाने से पहले कॉशन की बात भी यहाँ पे एम के नारायण कह रहे हैं, चाहे मिस्टर बाइडेन, जो बाइडेन कितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें बोले कि भाई ये जो नया कोल्ड वॉर है अमेरिका और चाइना के बीच में है, अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, जो कि रिसेंटली अभी नवंबर में जो अमेरिका ने पेपर लॉन्च किया था नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का, उसमें अमेरिका ने रिकॉग्नाइज करा है कि चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है, चाइना हमारा कॉम्पिटिशन है, और हाँ भी चाइना दूसरा पोल है, सेकंड पोल, और ये बात अमेरिका ने रिकॉग्नाइज करी है। लेकिन ईस्ट एशिया, ऑन दी साइडलाइंस ऑफ ईस्ट एशिया समिट और ऑन दी साइडलाइंस ऑफ G20 समिट, जो बाइडेन तो जी जिनपिंग के साथ काफी हैंडशेक कर रहे थे, उनसे गले मिल रहे थे, और जो बाइडेन तो कह रहे थे जी जिनपिंग को कि हम तो भी वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं। तो ये हिपोक्रेसी किस बात की हुई कि आप क्वाड में, ऑकस में तो चाइना को कंटेन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने जाके उनके मुंह पे कह रहे हैं कि जी हम वन चाइना पॉलिसी को अपहोल्ड करते हैं। 3 महीने पहले तो आप यानी कि जो बाइडेन और अमेरिका तो ताइवान को डिफेंड करने के लिए भी तैयार हो रहा था, ताइवान के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो रहा था, अब क्या हुआ? तो इस करके जरा यहाँ पे मैसेज जो इंडिया के लिए है, बहुत सोच समझ के यहाँ पे समझने वाली बात है कि भाई इंडिया को यूज तो नहीं किया जा रहा अमेरिका के द्वारा विज़-अ-वी चाइना। चलिए अगला आर्टिकल, यहाँ पे मैल न्यूट्रिशन की बात करेंगे, यहाँ पे फूड फोर्टिफिकेशन की बात हो रही है। फूड फोर्टिफिकेशन, देखिए फूड फोर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? इज अ प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू फूड, सिंपल। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। आज से 100 साल पहले जो बहुत सारे डेवलप्ड देश हैं
वहाँ पे भी प्रॉब्लम थी, बच्चे जो थे चाइल्ड स्टंटिंग की, चाइल्ड वेस्टिंग की, मैल न्यूट्रिशन की। हमारे बारे में भी देखिए बहुत बार हम डिस्कस करते रहते हैं, हमारी जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई है, या अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें जो हमारा रैंक 107 नंबर पे आया है, तो ये बातें अक्सर आती रहती है मीडिया में कि हमारे बच्चे हाइट में छोटे हैं, मैल न्यूट्रिशन है। हालांकि फूड प्रोडक्शन की प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे नहीं है। तो एक स्ट्रैटेजी जो है फूड फोर्टिफिकेशन की, यानी कि एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू फूड, ये स्ट्रैटेजी 100 साल पहले डेवलप्ड देश भी फॉलो करते आ रहे थे, और ऑफ लेटली कुछ पिछले 15-20 सालों में जो डेवलपिंग देश हैं वो भी मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए फूड फोर्टिफिकेशन की स्ट्रैटेजी से डील कर रहे हैं। अब वही बात आती है ना, केवल आप अनाज दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, वो खाने से बच्चों की सेहत नहीं बनती है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी है, कितने बच्चे हमारे यहाँ पे अनीमिक हैं, उनका खून नहीं बनता है, एक हेल्दी काउंट नहीं है रेड ब्लड सेल्स का। कितनी औरतें हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं जो कि अनीमिक हैं, उनका खून प्रॉपर नहीं बन पाता। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम फूड फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो अब देखिए जैसे आयोडाइज्ड नमक है, ये तो कितने सालों से भारत में यूज किया जा रहा है, और राइस एंड मीट की बात करें, उसको भी फोर्टिफाई किया जाता है आयरन के साथ, फॉलिक एसिड के साथ, विटामिन बी 12 के साथ। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी हैं ताकि हम बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे सकें। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का दिया गया है। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों नक्सलिज्म की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे कहा गया कि पायलट प्रोजेक्ट्स को रन किया गया है, जैसे महाराष्ट्र के इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एज अ पार्ट ऑफ द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। और ये जो प्रोग्राम है फूड फोर्टिफिकेशन का हैज मेट विद अ लॉट ऑफ सक्सेस इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग द केसेस ऑफ एनीमिया। तो फिगर्स बताते हैं दैट फ्रॉम 59% टू जस्ट 30%, 2 सालों में अनीमिया के केसेस कितने कम हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम इसके बाद, अब इसके चलते ये महाराष्ट्र इस तरह के पायलट बेसिस पे काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट रन किया था। तो केंद्र सरकार ने ये जो प्रोग्राम है फूड फोर्टिफिकेशन का और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंड किया है। इनफैक्ट जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, चाहे वो आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हो, चाहे वो पीएम पोषण स्कीम हो, इसमें भी जो अनाज प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, गरीबों को, उसमें भी फूड फोर्टिफिकेशन का प्रिंसिपल अपहोल्ड किया जा रहा है। बिकॉज यू नो व्हाट, मोर देन 60% ऑफ द पीपल इन इंडिया दे कंज्यूम राइस। तो राइस फोर्टिफिकेशन जो है वो काफ़ी ज़रूरी बन जाती है यहाँ पे। और अगर हम बात करें ग्लोबल एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस जो है फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑन द फोर्टिफाइड राइस, ये बताता है कि जो रिजल्ट्स हैं वो सेम है जैसे ग्लोबल प्रोग्राम्स के रिजल्ट्स थे। और ये फूड फोर्टिफिकेशन एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। तो जो हेल्थ बेनिफिट, ये नहीं केवल भारत में ही हेल्थ बेनिफिट आ रहे हैं फूड फोर्टिफिकेशन के, और भी बहुत सारे देशों में बेनिफिट देखने को मिले हैं। ठीक है, जैसे 80 से ज्यादा देश हैं जिन्होंने कानून बनाए हैं फॉर द फोर्टिफिकेशन ऑफ सीरियल फ्लावर, और 130 देश हैं जो आयोडाइज सॉल्ट, अपने लोगों को आयोडाइज सॉल्ट बांटते हैं। ठीक है, और 13 देशों ने मैंडेट कर दिया है राइस फोर्टिफिकेशन को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नून मील स्कीम की बात करें गुजरात में, तो गुजरात में एक 8 महीने लॉन्ग स्टडी हुई थी और मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड राइस इंटरवेंशन, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, यानी कि 6 साल से 12 साल की उम्र के बीच में, और ये एज अ पार्ट ऑफ मिड डे मील स्कीम इनकॉर्पोरेट किया गया था। और वहां पे ये पाया गया कि जो बच्चों को फोर्टिफाइड राइस दिया जा रहा है, तो उन बच्चों में जो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ा था और अनीमिक प्रेवलेंस भी कम हुआ था। तो ये काफी इंप्रेसिव फिगर्स हैं जो हमारे सामने आए हैं। और तो और फूड फोर्टिफिकेशन के चलते जो बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो रिटेंशन पावर है, जो मेंटल एबिलिटी है टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स, टू स्टडी, टू लर्न, वो भी इंक्रीज करी थी। क्या आप जानते हैं राइस फोर्टिफिकेशन ये बहुत बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोग्राम नहीं है। दिस कॉस्ट लेस देन 1% ऑफ द टोटल फूड सब्सिडी बिल, और इसके चलते लगभग 9.5 करोड़ अनीमिक लोगों को कितनी राहत मिल सकती है, कितनी सपोर्ट मिल सकती है। जो आयरन डेफिशिएंट लोग हैं, जो अनीमिक लोग हैं, उनको कितना ज्यादा न्यूट्रिशन अच्छा मिल सकता है बिकॉज ऑफ राइस फोर्टिफिकेशन। तो कंक्लूजन की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, मल्टीपल माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को एड्रेस कर सकता है। ठीक है, इसकी प्रूवन एफिकेसी है कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ साथ, और फूड फोर्टिफिकेशन हेल्प कर सकता है रिड्यूसिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज एंड एड्रेसिंग द ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स। इनफैक्ट फूड फोर्टिफिकेशन अक्सर हमको क्रिटिसाइज किया जाता है भारत को कि यहाँ पे अनाज की कमी नहीं है, अनाज तो सड़ रहा होता है गोदाउन्स में, लेकिन यहाँ पे जो कमी है वो क्वालिटी ऑफ फूड की है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं दिया जाता। तो फूड फोर्टिफिकेशन ये जो इंटरवेंशन है बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एज फार एज द फाइट अगेंस्ट मैल न्यूट्रिशन इज कंसर्न। नाउ लास्ट आर्टिकल, टुवर्ड्स अ रोबस्ट ट्रायम्विरेट। ट्रायम्विरेट यानी कि 3 लोग, अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल, है ना। अब इलेक्शन कमीशन को लेके हमने पहले भी काफी चर्चा करी है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ये इत्तेफाक की बात है कि 18 नवंबर को अरुण गोयल जी, जो कि पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं,
कि उन्होंने रिटायरमेंट ली, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। वैसे तो अरुण गोयल जी ने दिसंबर 2022 में रिटायर होना था, चलो वॉलंटरी रिटायरमेंट वो ले सकते हैं, और अगले ही दिन उनको इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। अब तब से कंट्रोवर्सी चली है कि भी चाहे वो इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कि भी उसमें ना उनको अपॉइंट करने के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए कोलिजियम होना चाहिए जहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हो। इस पर्टिकुलर डिबेट से संबंधित हमने 2-3 आर्टिकल्स पिछले हफ्ते डिस्कस किए थे, और इस मंडे को आयुष सर ने एक वीडियो भी बनाया था फ्यू मिनट सीरीज में, मंडे को जो एपिसोड आया था सुबह 8 बजे। अब मैं आपके साथ कुछ फैक्चुअल बातें यहां पे करूंगा। अगर इस मुद्दे के बारे आपसे बात करी जा रही है, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, इंटरव्यू में पूछा जा रहा है या आपसे मेंस में पूछा जा रहा है, आपने क्या देखना है? आपने ये बताना है सबसे पहले कि दिनेश गोस्वामी कमेटी ने 1990 में यह सुझाव दिया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना चाहिए। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि ऑपोजिशन पार्टी कौन सी होती है? जिसकी कम से कम 10% वोट्स हैं ऑफ द लोकसभा, ठीक है? तो अगर 545 लोकसभा सीट्स हैं तो कम से कम 54 से 55 सीट्स तो होनी चाहिए ऑपोजिशन पार्टी के पास। अब 2014 से तो ये स्थिति है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं है ना? कांग्रेस के पास सीट्स ही नहीं आती हैं, सारी की सारी सीटें बीजेपी ले जाती है। लेकिन अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है तो क्या होगा? तो जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन ग्रुप का जो लीडर है लोकसभा में वो, ठीक है? तो ये प्रोसेस, ये यानी कि ये जो सिस्टम है, ये जो इस तरह का मैकेनिज्म है, आज से 30-32 साल पहले सजेस्ट किया गया था। उसके बाद सेम मैकेनिज्म जो हमारी नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस M.N. वेंकटचलैया, इन्होंने भी ये सेम मैकेनिज्म यहां पे सजेस्ट किया था। यहां पे क्या कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट करना चाहिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बॉडी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा भी होंगे, स्पीकर भी होगा लोकसभा का, और डेप्यूटी चेयरमैन भी होगा राज्यसभा का। तो कोलिजियम को और थोड़ा यहां पे इंक्लूसिव और वाइडन कर दिया। अब ये चीजें आपने लिखनी है, ये चीजें आपने लिखनी है अगर आपसे पूछा जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे कि उसकी अपॉइंटमेंट को क्या कोलिजियम सिस्टम एस्टैब्लिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये आप यहां पे बातें लिख सकते हैं, नोट करिए। फिर 255th लॉ कमीशन की रिपोर्ट, ये जो 255th रिपोर्ट थी ऑफ द लॉ कमीशन विच वाज चेयर्ड बाय जस्टिस AP शाह, उन्होंने भी कहा था कि अपॉइंटमेंट जो है ऑफ ऑल द इलेक्शन कमिश्नर्स, दिस शुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद अ 3 मेंबर कोलिजियम, जिसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे लोकसभा में, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो अगेन ये तीनों जो हमने मैकेनिज्म्स देखे हैं, दिनेश गोस्वामी कमेटी हो, नेशनल कमेटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, या लॉ कमीशन रिपोर्ट हो, यहां पे कोलिजियम सिस्टम को फेवर करा गया है एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड द EC इज कंसर्न। नाउ अब यहां पे सिक्योरिटी की बात आती है। देखिए, अब सिक्योरिटी फ्रॉम आर्बिट्ररी रिमूवल, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो आप इंपीचमेंट के तरीके से ही रिमूव कर सकते हैं। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो प्रोसीजर है रिमूव करने का, उसकी जो सैलरी है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू लेट्स से लाइक जैसे एक जज होता है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए किसका फैसला होता है? ये तो CEC बताता है प्रेसिडेंट को कि भाई मेरे को ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं चाहिए। तो सुझाव यहां पे दिया गया है कि भाई जहां पे आप कोलिजियम सिस्टम सेट करने की बात कर रहे हैं फॉर CEC एंड फॉर द EC, तो जो दूसरी बात है एक कोलिजियम सिस्टम, दूसरी जो बात है कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए इलेक्शन कमिश्नर को, कि इलेक्शन कमिश्नर को भी वैसे ही रिमूव किया जाए जैसे कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जाता है, यानी कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। ये दोनों बातों का काफी खास ख्याल रखने की बात करी गई है अगर तो कुछ रिफॉर्म्स लेके आने हैं एज फार एज द अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड EC इज कंसर्न, ठीक है? अब एक और यहां पे बात आती है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, क्योंकि CEC जब प्रेसिडेंट को बोलेगा EC को रिमूव करने के लिए तभी वो रिमूव होंगे, तो इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो बहुत हेसिटेट करते हैं टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है? और उनको हो सकता है बिकॉज उनको लगता है कि भी जब तक हमने अपने बॉस को जब तक प्लीज नहीं किया, जब तक हमने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को हमने प्लीज नहीं किया, तब तक हमारी बात नहीं बनने वाली है, तब तक हमको इस कमीशन में, इस ऑफिस में नहीं टिकने को कहा जाएगा। तो वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर पाते, अपने डिस्क्रिप्शन में एक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? चलो ये तो पावर है कि भी अगर 3 लोगों की बॉडी है, एक CEC और 2 EC है, तो 2:1, यानी कि अगर दोनों EC, दोनों इलेक्शन कमिश्नर अगर किसी एक फैसले को सपोर्ट करते हैं और उस पर्टिकुलर फैसले को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं सपोर्ट करता, तो मेजॉरिटी के साथ ही फेवर जाता है, यानी कि दोनों, यानी कि 2:1 की बात है तो मेजॉरिटी में फेवर जाएगा। लेकिन दूसरी बात यह आती है कि भाई वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर पाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनका जो रिमूवल है वो तो CEC के प्लेजर पे ही लाया करता है।
तो ये बात का यहां पे ख्याल रखने को कहा गया है कि जहां पे आप और इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जहां पे एक इंक्लूसिव बॉडी सेट करना चाहते हैं, तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, आई एम रिपीटिंग फॉर द थर्ड टाइम, कि एक आर्बिट्री तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव नहीं करना चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर को भी इंपीचमेंट के प्रोसेस से ही रिमूव करना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ द डे, conflict between India and China is more civilizational than territorial in nature। क्या व्यू है आपका? कमेंट करें 250 वर्ड्स में। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ट्यूटोरियल्स विद मींस आंसर राइटिंग। नाउ टू गेट एक्सेस टू दिस टेलीग्राम चैनल, आप अभी वीडियो देखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखाई देगा, क्लिक करेंगे तो आपको हमारे चैनल के प्रति रीडायरेक्ट किया जाएगा, तो आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस ग्रुप में हम शाम को 6 बजे बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर शेयर करने की कोशिश करते हैं, पिन करते हैं। दोस्तों बाकी जो बेस्ट आंसर है कल वाले क्वेश्चन का, वो अगेन वंस अगेन आदि का है। आदि का लास्ट येस्टरडे भी उनका ही बेस्ट आंसर था। आप अपना प्लीज नाम बताएं आदि का, आपका नाम क्या कमेंट सेक्शन में। सो वेरी वेल डन नेवरदलेस। और दोस्तों बाकी जाने से पहले अगेन आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स के बारे, अभी डिस्काउंट कूपन नहीं है, वो 30 नवंबर तक ही था। ये जो क्रैश कोर्स है 11,999 यानी कि लगभग 12,000 के प्राइस पे कोर्स अवेलेबल है। लाइव कोर्स है 11 यहाँ पे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे के बीच में 2 घंटे की मंडे टू सैटरडे डेली लाइव क्लासेस रहती हैं, जहां पे आपके साथ स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही शेयर किए जाते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो अभी 28 नवंबर से एनवायरमेंट की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों ही डिस्कस करे जा रहे हैं। 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज होते हैं, और साथ के साथ यहाँ पे बोनस आपको स्पेशल सीसैट की क्लासेस भी मिलेंगी। दोस्तों अगर आप इस कोर्स के बारे और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे और इन्फॉर्मेशन लीजिए और एनरोल कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-890-3043। चलिए दोस्तों मैं आपसे इजाजत लेता हूं और आपको मिलूंगा कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।